हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सिटी बाटा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी सिटी के बारे में बात करने वाले हैं जो सिटी होने के साथ साथ एक एम्पायर भी है। एक ऐसा एम्पायर जो बहुत फ्लरिश था, एक ऐसा एम्पायर जो बहुत बड़ा था, एक ऐसा एम्पायर जिसको कि स्केर्ड सेंटर भी कहा जाता है, जिसको स्केर्ड सिटी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लॉर्ड विरूपाक्ष और पंपा देवी गॉडेस जो है उनकी मैरिज हुई थी। ठीक है, उसके हिसाब से इसको पवित्र नगरी भी कहा जाता है। साथ साथ में आपने रामायण में बाली और सुग्रीव का नाम सुना होगा, तो वो भी यहीं पर रहा करते थे, इनकी पहाड़ियों में। बहुत कुछ है इस चैप्टर में जानने के लिए, तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि मैं सिर्फ किस चैप्टर की बात कर रही हूं। तो बिल्कुल सही समझा आपने। तो मैं बात कर रही हूं हमारी हिस्ट्री के 7 चैप्टर जिसका नाम है एन इंपीरियल कैपिटल ऑफ विजयनगर। तो हम बात करेंगे इसमें विजयनगर के बारे में। ठीक है, तो विजयनगर के बारे में पूरी की पूरी यहां पर इंफॉर्मेशन लेने वाले इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ये पूरा का पूरा चैप्टर हम इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं, इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आपको क्लियर करना है, क्योंकि इस चैप्टर से काफी सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम हो या फिर सीयूटी एग्जाम हो, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्या, विजयनगर एम्पायर। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो विजयनगर का इंट्रोडक्शन हम देते हुए क्या करेंगे, विजयनगर और द सिटी। विजयनगर को सिटी ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है। विजय, ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे, इसको ब्रेक भी करके देख सकते हो। तो अगर मैं हिंदी में करूं तो विजय प्लस नगर, यानी कि एक ऐसा विजय का नगर। ठीक है, विजय प्लस नगर, विजय का नगर, तो इसको सिटी ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है। वाज द होम ऑफ द बोथ सिटी एंड द एम्पायर। तो मैंने कहा ना कि ये एक सिटी होने के साथ साथ ये एक एम्पायर भी था। ठीक है, तो ये इतने से यहां तक फैला हुआ था। इट स्ट्रीज फ्रॉम द रिवर कृष्णा नॉर्थ टू द एक्सट्रीम साउथ टू द पेनिनसुला। अब मैं यहां पर थोड़ी सी आपको लोकेशन, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देती हूँ लोकेशन का। जैसे ये क्या है आपका, हमारा ये क्या है, इंडिया का मैप है। तो इंडिया के यहां पर इस वाले पार्ट में देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या था, ये पूरा का पूरा विजयनगर पार्ट था। ठीक है, आगे मैं मैप दिखाऊंगी, विजयनगर का पार्ट था। ठीक है, तो विजयनगर के यहां पर आप देखोगे नॉर्थ साइड में, विजयनगर के नॉर्थ साइड में क्या था, विजयनगर के नदन साइड में और यहां पर साउथ साइड में 2 रिवर फ्लो किया करती थी, है ना, 2 रिवर्स फ्लो किया करती थी। तो मैं वो 2 रिवर्स के बारे में बता देती हूं, कौन कौन सी 2 रिवर्स है। तो मैं एक बार फिर से क्या करूंगी, यहां पर आपको, ये है हमारा इंडिया का मैप। ठीक है, और ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये क्या है आपका, विजयनगर। ठीक है, ये विजयनगर एम्पायर है पूरा, राइट। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि विजयनगर में, ये विजयनगर का पूरा जो एरिया है, इसके नॉर्थ साइड में, यहाँ पर इसके नॉर्थ साइड में यहाँ पर कृष्णा रिवर फ्लो करती थी, और इसके साउथ साइड में, ठीक है, साउथ साइड में तुंगभद्रा रिवर फ्लो किया करती थी। तो अगर क्वेश्चन आता है कि विजयनगर कौन सी रिवर के पास लोकेटेड था, तो आंसर आ जाएगा आपका तुंगभद्रा। ठीक है, इन दोनों का फ्लो डायरेक्शन जो था वो नॉर्थ ईस्टर्ली था। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्ली, ये हमारा ईस्टर्न साइड हो गया, ये आपका नॉर्थ साइड हो गया। ठीक है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ में इसका जो वाटर है वो फ्लो किया करता था, ये डायरेक्शन पूछी जाती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, थोड़ा सा इसका ज्योग्राफिकल फीचर्स भी जान लिया। 1565 के अंदर द सिटी वाज सेक्ड एंड द सब्सीक्वेंटली डेजर्टेड। 1565 के अंदर एक ऐसा बैटल होता है जिसको तालीकोटा का बैटल कहा जाता है। मैं इसकी पूरी हिस्ट्री भी बताऊंगी आपको लास्ट में। ठीक है, सो ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है कि इसका डिक्लाइन कैसे होता है। 1565 के अंदर तालीकोटा का बैटल होता है, जिसको राक्षसी तंगड़ी बैटल भी कहा जाता है। तो इसी बैटल के साथ जो है विजयनगर डिक्लाइन हो जाता है, मतलब पूरी तरीके से ये डेजर्ट बन जाता है, खत्म हो जाता है। ऑल्दो इट फेल इनटू द रुइन द 17th सेंचुरी। हालांकि खत्म होने के बाद इसके कुछ रूइंस, इसके कुछ प्रूफ, इसके कुछ खंडरों के प्रूफ जो है, साक्ष्य जो है वो हमें मिले। ठीक है, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को मिले। देन उसके बाद इस पर रिसर्च स्टार्ट होती है, और फिर इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की एक होड़ सी लग जाती है, कंपटीशन लग जाता है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। जाहिर सी बात है कि जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे और बढ़ती चली जाएगी, चाहे इसमें कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट आ गया, चाहे कोई भी इसमें हिस्टोरियन आ गया। ठीक है, सो यहीं पर बताया गया है, ऑल्दो इट फेल इन द ruin in the 18th centuries, it lived on the memories of the people living in the Krishna and Tungabhadra doab। तो जो कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के बीच में जो रहा करते, मतलब इसमें जो विजयनगर में रहा करते थे, कृष्णा और तुंगभद्रा का जो बीच वाला एरिया है, तो वहीं पर भी लोग रहा करते थे विजयनगर के। तो उनकी मेमोरी में वो चीज़ें आज तक भी, ठीक है, आज तक भी उनकी मेमोरी में फीड हैं कि किस तरीके से विजयनगर पहले हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं उस टाइम की बात करो, कहीं ना कहीं उस टाइम से लेकर के आज तक, तो वो जो पहले थे उन्होंने अपनी जनरेशन्स को बताया होगा, फिर उन्होंने अपनी जनरेशन्स को बताएगा, तो कुछ चीज़ें हमें आज भी वहाँ के लोगों से पता चलती हैं। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन। तो पीपल रिमेंबर्ड एज इट हम्पी द नेम डिराइव्ड द। तो लोग इसको, विजयनगर को हम्पी के नाम से भी जानते हैं। अब इसका नाम हम्पी क्यों पड़ा, क्यों इसके नाम से जानते हैं? क्योंकि वहां की जो लोकल मदर गॉडेस थी, जिनका नाम था पंपा देवी, इन्हीं पंपा देवी के नाम से ही इसका नाम रख दिया गया
हम्पी, ठीक है, ये विजयनगर की कैपिटल थी। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट अब मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्या करते हैं, द डिस्कवरी ऑफ द हम्पी। अब ये हम्पी की डिस्कवरी किसने की, ठीक है, यहां से बात करते हैं शुरू। हम्पी की डिस्कवरी की तो ये कौन है, ये है कर्नल मैकेंजी, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बॉर्न कर्नल मैकेंजी जो है वो 1754 के अंदर बोर्न हुए थे। कर्नल मैकेंजी बिकम द फेमस एज एन इंजीनियर, सर्वेयर एंड द कार्टोग्राफर। तो इनकी ये क्या है, क्वालिटीज है ना। तो यहां से जो क्वेश्चन आएगा आपका कि वो कौन थे, ठीक है, तो 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आपको क्या बताना है, कर्नल मैकेंजी जो थे वो इंजीनियर भी थे प्रोफेशनली, ठीक है, और बाय प्रोफेशन इंजीनियर भी थे, सर्वेयर भी थे और कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर कौन होते हैं, जो मैप्स को डिजाइन करते हैं, है ना, जो मैप वगैरह बनाते हैं उनको। 1815 में क्या होता है, ही वॉज अपॉइंटेड द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। तो 1815 के अंदर ये इंडिया के फर्स्ट सर्वेयर जनरल जो है वो उनके तौर पर नियुक्त किए जाते हैं। अब ये सर्वेयर जनरल कौन होते हैं, जो सर्वे करके मतलब जगह जगह जाकर के एरियाज को विजिट करते हैं, फिर वहां पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और फिर उसको हिस्ट्री में मेंशन किया जाता है उन इंफॉर्मेशंस को, ठीक है। तो इनका यही काम था, राइट। और उसके अलावा अ पोस्ट हेल्ड इट द, तो ये जो अपनी पोस्ट पर यानी कि 1815 से लेकर के 1816 तक, इनकी डेथ हो गई थी 1821 के अंदर। तो 6 ईयर्स तक ये अपने पद पर जो है वो विराजमान रहे, मतलब पद पर रहे, अपनी जो भी इनकी पोस्ट थी वो उस पर रहे। और डेथ के साथ ही जो है इनके जो सर्वेयर जनरल की पोस्ट थी वो खत्म हो जाती है, फिर किसी और को दे दी जाती है। ये तो खैर चलता ही रहता है ना। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा सर्वेयर जनरल था जो एक बार रिक्रूट हुआ और डेथ तक वो अपने पोस्ट पर बने रहे, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, कर्नल मैकेंजी, राइट। So he embarked the collecting local history and the surveyor history site in order to better understand India's past and the make governance of the colonial easy. तो इसने क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम किया ताकि उनको चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा सा और इजी हो जाए, है ना। तो उस टाइम में जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी इंडिया के अंदर। अब उनको इंडिया के बारे में नॉलेज लेनी थी, कहाँ पर क्या क्या चीज़ें किस तरह से उनको बेनिफिट हो सकता है। तो उनके साथ में कुछ और भी जो भी उनके हेल्पर वगैरह थे, जैसे कर्नल मैकेंजी थे या और भी कुछ ऑफिसर्स वगैरह थे जो कि अपने अपने तरीके से काम कर रहे थे और ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे। और ये सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसके बिहाफ पर वो इंडिया को इतना जान पाए थे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्या आगे, कर्नल मैकेंजी के बारे में ही आगे कंटिन्यू करते हैं कि कर्नल मैकेंजी को हम्पी के जो रूइंस मिलते हैं, खंडरों के जो प्रूफ मिलते हैं वो मिलते हैं 1800 के अंदर, ठीक है। तो जब इनको 1800 के अंदर हम्पी के कुछ खंडरों के प्रूफ मिलते हैं तो उन्होंने सबसे पहले हम्पी के बारे में दुनिया को बताया। ही कंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द सिटी सोर्सेज। फिर उन्होंने हम्पी जैसे डिस्कवर कर लिया उन्होंने, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, हम्पी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, मतलब एक तरीके से ठान लिया कि मुझे ज़्यादा हम्पी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो उन्होंने कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, वहाँ के लोकल लोगों से पता किया कि बताओ हम्पी की हिस्ट्री क्या है ना। वहाँ के टेम्पल्स वगैरह से, तो टेम्पल में जाते थे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ लिखा होता था, ऐसा दीवारों पर लिखा होता था, कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड जो है वो कब कंस्ट्रक्ट किया, किसने कंस्ट्रक्ट करवाए थे। तो बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन जो थी उनको टेम्पल से भी मिली। इसके अलावा जो उस टाइम की जो टेक्स्ट बुक्स लिखी हुई थी वहाँ से पता चला कि पहले हम्पी ऐसा हुआ करता था, इन पर इन राजाओं ने रूल किया था। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ठीक है। सो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर उसको क्या किया जाता है, उसको हिस्ट्री में मेंशन किया जाता है। जो इनको टेक्स्ट बुक्स वगैरह मिली, तो साउथ में आपको पता है कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये सब बोली जाती है ना। तो इनमें वो बुक्स लिखी हुई मिली। फिर इनको जो है बाद में जो पढ़ने के बाद, स्टडी करने के बाद पूरा, चाहे इनको नहीं आती, किसी हेल्प ली या फिर उसको ट्रांसलेट कराया, तो पूरा उसको एग्जामाइन करने के बाद में फिर हम्पी के बारे में एक ऑथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन थी वो हम लोगों को दी, राइट। तो इस तरीके से क्या करना है, इस तरीके से हमें हम्पी के बारे में पता चला। ये है पूरा का पूरा विजयनगर एम्पायर, ठीक है। आप देख रहे हो ना, तो यहाँ पर बहुत सारे, आपको भी पता है कि साउथ में जो है वो सबसे ज़्यादा टेम्पल पाए जाते हैं कंपैरेटिव टू नॉर्थ के, ईस्ट के, वेस्ट के। तो साउथ में सबसे ज़्यादा टेम्पल पाए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए कितने सारे टेम्पल्स बने। और ये जो पहाड़ियाँ देख रहे हैं ना बच्चे, ये जो पहाड़ियाँ रहते हैं, इन्हीं पहाड़ियों के बीच में, है ना, कौन रहते थे, बाली और सुग्रीव रहा करते थे, है ना, रामायण के टाइम में जब भगवान श्री रामचंद्र भी उनके पास गए थे, है ना, यहीं पर। तो इसको एक पवित्र नगरी इसलिए भी कहा जाता है। बहुत सारे मंकीज भी रहते हैं यहाँ पर आज भी, ठीक है। कहीं ना कहीं उनकी यादें, उनकी मेमोरीज जो है वो आज भी इन पहाड़ियों के बीच में है ना। तो ये पूरा का पूरा क्या है, विजयनगर एम्पायर है। सो हम्पी द हिस्टोरिकल सिटी, हम्पी को एक हिस्टोरिकल सिटी क्यों कहा गया है ना।
द ruins ऑफ द हम्पी वर ब्रॉट लाइट ऑफ द 1800 कर्नल मैकेंजी टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द सिटी लाइक दिस। तो ये यहाँ से उन्होंने क्या किया, पूरी हिस्ट्री को, हम्पी की हिस्ट्री को, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया और फिर उसको हिस्ट्री में मेंशन किया। तो मेरा दिखाने का पर्पस ये था हम्पी को कि देखिए कितनी सुंदर सिटी थी, कितनी ब्यूटीफुल थी, और इसमें बहुत सारे टेम्पल, अभी ये तो आपको बड़े बड़े टेम्पल्स दिख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा छोटे छोटे टेम्पल्स भी बहुत सारे बने हुए हैं, ठीक है। और सबसे जो फेमस यहाँ पर जो टेम्पल था वो था विरूपाक्ष टेम्पल, है ना, जो कि भगवान विरूपाक्ष पर बनाया गया था। सो जोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ द विजयनगर, तो ये है पूरा का पूरा जोग्राफिकल स्ट्रक्चर किसका, विजयनगर का। जो ये आप ये पर्पल कलर में देख रहे हो ना बच्चे, ये क्या है, पूरा का पूरा विजयनगर एम्पायर है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये रही आपकी तुंगभद्रा रिवर जो मैंने अभी बताई थी, ठीक है। ये है आप तुंगभद्रा रिवर, राइट, ये तुंगभद्रा रिवर और ये कृष्णा रिवर। अब देखिए विजयनगर के साउथ साइड में जो चीज़ नीचे होगी वो सदर्न साइड में होगी, तो तुंगभद्रा रिवर विजयनगर के सदर्न साइड में है, और जो कृष्णा रिवर है वो नॉर्थ साइड में है ना। और ये जो आप बीच का एरिया देख रहे हो पूरा का पूरा, ठीक है, ये क्या था, ये पूरा का पूरा ये रायचूर दोआब है, अभी आगे बताऊंगी मैं, ठीक है। सो क्या होता है कि विजयनगर वाज द कैपिटल सिटी ऑफ द हिस्टोरिक विजयनगर एम्पायर, राइट, लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द तुंगभद्रा। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि विजयनगर जो है वो कहाँ पर लोकेटेड था, तो आपको बताना है तुंगभद्रा रिवर के पास लोकेटेड था। इट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया इंक्लूडिंग द मॉडर्न एरा ग्रुप ऑफ द मॉन्यूमेंट्स एट द हम्पी साइड द विजयनगर डिस्ट्रिक्ट, द बलारी डिस्ट्रिक्ट एंड द अदर, ये कर्नाटक में है बच्चे, एंड द अदर इन अराउंड दीज डिस्ट्रिक्ट इन द कर्नाटक इंडिया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या है आपका, ये आपका इधर आ जाएगा महाराष्ट्र आ जाएगा, महाराष्ट्र के बाद क्या आ जाएगा आपका कर्नाटक आ जाएगा, इधर आपका क्या है केरला है, और इधर क्या है आपका, इधर जो है वो तमिलनाडु है, और फिर आंध्र प्रदेश आ जाता है। कहने का मतलब ये जो सदर्न वाला पार्ट है पूरा का पूरा, ये पहले विजयनगर ही हुआ करता था, ठीक है। यहाँ के लोग जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस को क्या करते थे, स्पीक किया करते थे, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, है ना, मलयालम, ठीक है। तो ये भाषा को यूज़ किया करते थे, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, रायाज, नायकाज एंड द सुल्तान। अब हम बात करते हैं कि विजयनगर पर किन किन रूलर्स ने, किन किन डायनेस्टीज़ ने रूल किया। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है। वो ट्रिक क्या बताई थी मैंने, कि आपको एक ट्रिक याद रखनी है जिससे कि आप इजीली विजयनगर पर कौन कौन सी डायनेस्टी ने रूल किया था तो वो इजीली लर्न हो जाएगी। तो आपको ट्रिक याद करनी है SSTA, ठीक है, संगम, सुलवा, तुलवा और अराबिदो। हो गई ना SST। अनीता मैम क्या पढ़ाती हैं, मेरा नाम अनीता है ना, अनीता मैम क्या पढ़ाती है, SST पढ़ाती है। तो बस अनीता मैम SST पढ़ाती है, तो बस यही ट्रिक याद करनी है आपको, संगम, सुलवा, तुलवा और अराबिदो। ये सारा एक्सप्लेन करूंगी, घबराइए मत, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं, 2 ब्रदर्स हरिहर एंड बुक्का फाउंडेड द विजयनगर। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि विजयनगर को किसने फाउंड किया, विजयनगर की स्टैब्लिशमेंट या स्थापना किसने करी। तो 1336 के अंदर 2 भाई थे, ठीक है, 2 ब्रदर्स थे हरिहर बुक्का, उन्होंने विजयनगर की स्टैब्लिशमेंट की, ठीक है। और विजयनगर के रूलर्स अपने आप को रायास कहते थे, जैसे कृष्णदेव राय, है ना। तो ये जो राय लगा है, तो जैसे हिंदुओं में राजा बोलते थे, महाराजाधिराज बोलते थे, तो ये अपने आप को रायास कहते थे, राय कहते थे, ठीक है। विजयनगर वॉज फेमस फॉर इट्स आर्ट। विजयनगर क्यों फेमस था, विजयनगर अपनी मार्केट के लिए फेमस था, ठीक है। मार्केट में क्या क्या डीलिंग हुआ करती थी, तो स्पेशली ये 3 चीज़ें थी, स्पाइसेस, मसाले, टेक्सटाइल एंड द प्रेशियस। आपको पता है कि केरला के मसाले, स्पाइसेस जो है वो आज भी बेस्ट क्वालिटी के माने जाते हैं। और जब यूरोपियन कंपनी का एडवेंट होता है इंडिया के अंदर, तो सबसे पहले पोर्तुगीज़ आते हैं, तो केरला के कालीकट पे वो क्या करते हैं, उतरते हैं, और इस तरीके से वो स्पाइसेस अपनी कंट्री में लेकर जाते हैं। फिर उनका आना जाना इस तरीके से बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर उनको प्रॉफिट होने लगा, यहाँ से चीज़ें सस्ते दाम पर लेकर जाते थे, उधर जो है महंगे रेट पर उसको सेल कर दिया करते थे। इस तरीके से यूरोपियन कंपनी को प्रॉफिट गेन करने के लिए यहाँ आना पड़ता था, और फिर इस तरीके से अपनी कंट्री में उनको लेकर जाते थे। तो स्पेशली यहाँ पर स्पाइसेस, टेक्सटाइल, यहाँ के कपड़े और प्रेशियस स्टोन, ठीक है, तो वो इनकी डीलिंग हुआ करती थी विजयनगर की मार्केट में। द ट्रेड ऑफ द इम्पोर्ट ऑफ द हॉर्सेस फ्रॉम अरेबिया। अब यहाँ पर जो ट्रेड होता था बच्चे, वो हॉर्सेस के थ्रू होता था, है ना। तो पहले तो ये गाड़ी ये तो होती नहीं थी, ट्रेन नहीं होती थी, एरोप्लेन नहीं होती थी, है ना। तो या तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन यूज़ किया करते थे, या फिर जो है वो जैसे बुल्लक कार्ट्स हो गई, मतलब बुल्लक कार्ट्स तो खैर इस टाइम तक तो आते आते थोड़ा सा डेवलपमेंट हो जाएगी, लेकिन फिर भी तो हॉर्स जो है वो ज़्यादातर जो है वो ट्रेड में काम लाए जाते थे। अब हॉर्स भी अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, क्योंकि हॉर्स अच्छी क्वालिटी के होंगे तो वो उनकी आर्मी में भी काम आएंगे और ट्रेडिंग के पर्पज़ से भी उनके काम आएंगे। तो ये हॉर्स कहाँ से इंपोर्ट करवाए जाते थे, ये हॉर्स इंपोर्ट करवाए जाते थे बाय द अरब एंड द पोर्तुगीज ट्रेडर्स एंड ऑल्सो द लोकल मर्चेंट कुदरे चेतीस। तो ये क्या होता था, अरब के ट्रेडर्स थे, अरब के ट्रेडर्स थे या फिर पुर्तगाली थे, है ना, वो
क्या करते थे, वो जो है इंडिया आते थे। तो ये आपकी सेंट्रल एशिया से आते हुए तो इंडिया आते थे, ठीक है, इंडिया के विजयनगर में आते थे। तो विजयनगर के जो लोकल मर्चेंट होते थे तो ये क्या करते थे, लोकल मर्चेंट इनसे, सुनो मेरी बात, ये अरब आ गए, ये कौन आ गए, अरब्स आ गए, और कौन आ गए, पोर्तुगीज आ गए, ठीक है। अब वो आकर विजयनगर में किसी से तो मिलेंगे ना, किसी से तो मिलेंगे जिससे उनके साथ डील करनी होगी, है ना। तो वो क्या करेंगे, विजयनगर के लोकल मर्चेंट थे उनसे मिलेंगे। तो ये क्या करेंगे, ये जो लोकल मर्चेंट होंगे ये इनसे हॉर्सेस को खरीदेंगे, ठीक है। खरीदने के बाद फिर ये राजा को देंगे या राजा के एजेंट्स के साथ डील करेंगे कि भाई मैं इतने में देता हूँ। व्यापार ऐसे ही तो होता है ना, ट्रेड ऐसे ही तो होता है। तो उनको क्या कहते थे, जो लोकल मर्चेंट्स थे उनको क्या कहा जाता था, घोड़ों के व्यापारियों को क्या कहा जाता था, जो वहां के लोकल थे उनको कुदरई चित्तीस कहा जाता था। यहां से क्वेश्चन आएगा, फिर से सुनिए। अरब ट्रेडर्स या फिर पोर्तुगीज ट्रेडर्स अपने साथ में हॉर्सेस लेकर आते थे। हॉर्सेस ला करके विजयनगर के किसी पर्सन से मिलेंगे, किसी घोड़ों के व्यापारी से मिलेंगे जो विजयनगर में होगा, ठीक है। तो वो वहां से उसके साथ डील करेंगे। अब विजयनगर के चाहे वो राजा के एजेंट हो या फिर अदर मर्चेंट्स हो, ट्रेडर हो, वो क्या करेंगे, भाई उस पर्सन के पास में अच्छी किस्म के घोड़े मिलते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, जाकर के उनके साथ डील करेंगे। तो वो अपना प्रॉफिट भी तो ऐसे गेन करेगा ना। तो उनको क्या कहा जाता था, कुदरई चित्तीस कहा जाता था। अब बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट आता है, ट्रेड वॉज ऑफन रिगार्डेड एज अ स्टेटस सिंबल। अब जिस कोई भी स्टेट हो या कोई भी कंट्री हो जिसके अंदर ट्रेड बहुत अच्छा होगा तो उसके दूर दूर तक फेमस, पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। भाई वहां पर जो है वो ट्रेड करने का फायदा है, वहां पर चलते हैं, वहां पर ट्रेड करते हैं ना। तो इस तरीके से विजयनगर में सबसे अच्छा ट्रेड हुआ करता था। दूर दूर से ट्रेडर्स यहाँ पर डीलिंग करने के लिए आते थे, अलग अलग तरह के, चाहे वो हीरे जवाहरात थे, ठीक है, या फिर हॉर्स के ट्रेडर्स थे, या फिर अदर जो भी कम्युनिटीज होती थी उनकी ट्रेडिंग करने के लिए आते थे, ठीक है। सो इस तरह से क्या होता था, सिंबल ऑफ द सिटी, द रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम द ट्रेड एंड द टर्न। तो रेवेन्यू कैसे आता था, एग्रीकल्चर से आता था, ट्रेड से आता था। तो ज़्यादातर जो रेवेन्यू होता था वो ट्रेड से आता था, जो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा डीलिंग की जाती थी, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट से मूव ऑन करते हैं, किंग्स एंड द ट्रेडर्स। अब हम बात करेंगे किंग्स एंड ट्रेडर्स की, ठीक है। सो एज द वॉरफेयर, तो आपको पता है कि पहले क्या होता था, ये वॉर वगैरह, बैटल्स वगैरह बहुत जो है वो चला करती थी। तो बैटल को विन करने के लिए हॉर्सेस हो गए, अच्छी तरह के वेपन्स हो गए, है ना, या फिर एलिफेंट्स हो गए, या फिर स्किल्ड पर्सन हो गए जो अपने राजा के लिए मतलब मरने मारने के लिए तैयार हो जाते थे, इस तरीके के ना। तो आर्मी जितनी मजबूत होगी तो राजा क्या जो एम्पायर है या फिर राजा जो है उसकी पावर उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग होती चली जाएगी। तो वॉरफेयर ड्यूरिंग दिस टाइम डिपेंड अपॉन द इफेक्टिव कैवलरी। अब ये कैवलरी क्या होती है बच्चे, कैवलरी होती है जो घुड़सवार होते हैं, अच्छे मतलब स्किल्ड पर्सन होते हैं, जो मतलब अच्छे से घुड़सवारी करना जानते हो, हॉर्स राइडिंग करना जानते हो, मतलब पलक झपकते ही यहाँ से यहाँ हो जाए, ठीक है। और सोल्जर्स भी जो है वो अच्छे तरीके के होने चाहिए, ताकि उनको जो है वो, एक तो पहले उनको ट्रेन किया जाता था, जैसे सोल्जर्स को ट्रेन किया जाता है ना आर्मी में, इसी तरीके से आर्मी में जब भी किसी को रिक्रूट किया जाता था तो पहले कुछ महीनों तक उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। देन वो पूरी तरीके से जब ट्रेंड हो जाते थे तब उनको वहाँ पर पोस्ट दी जाती थी। तो यही सिस्टम जो था विजयनगर में भी था। सो दिस ट्रेड वॉज द इनिशियली कंट्रोल बाय द अरब ट्रेडर्स। तो ये जो ट्रेड हुआ करता था किसी भी चीज का, है ना, देखिए इफेक्टिव द इंपोर्ट द हॉर्सेस फ्रॉम द अरेबिया सेंट्रल एशिया वर वेरी इंपॉर्टेंट ट्राइबल किंगडम। दिस ट्रेड वॉज इनिशियली कंट्रोल बाय द ट्रेडर्स। तो ये जो पहले हॉर्सेस वगैरह की ट्रेडिंग हुआ करती थी तो पहले इस पर अरब जो ट्रेडर्स थे उनका कंट्रोल था। देन लोकल कम्युनिटीज ऑफ द मर्चेंट वर नोन एज, मैंने कहा ना जो विजयनगर की लोकल कम्युनिटीज होंगे, जो हॉर्स ट्रेडर्स होंगे, है ना, उनको क्या कहा जाएगा, कुदरई चित्तीस कहा जाएगा। कुदरई का मतलब होता है हॉर्स, ठीक है। कुदरई का मतलब क्या होता है बच्चे, हॉर्स होता है, और चेतीस का मतलब होता है मर्चेंट्स। तो जो हॉर्स मर्चेंट्स होते हैं लोकली विजयनगर के, उनको कुदरई चित्तीस कहा जाता है, राइट। नाउ फ्रॉम द 1498 अदर एक्टर्स अपीयर द सीन। अब यहाँ 1418 की बात मैं करूं तो यहाँ पर दूसरी तरह के लोगों को सीन में देखा गया। सीन किसको कहते हैं, विजयनगर की, ठीक है। सो देयर वर द पोर्तुगीज। तो पहले अरब क्या करते थे, घोड़ों का व्यापार करते थे, लेकिन अब इनकी जगह पर एक और ट्रेडर आ गए थे। कौन से ट्रेडर आ गए थे, पोर्तुगीज आ गए थे, है ना। तो पोर्तुगीज में आपको पता है कि 1498 के अंदर वास्को द गामा आया था, जिसने इंडिया को डिस्कवर किया था। अब उसने इंडिया को डिस्कवर कर लिया, इंडिया के बारे में उसको नॉलेज हुई ना। अब वही सारी नॉलेज, वही सारी इंफॉर्मेशन जो है जब उसको मिलती है तो वो कहता है कि भाई इंडिया के अंदर इस चीज़ का हमारे साथ में हम ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ से बहुत अच्छा प्रॉफिट हम गेन कर सकते हैं। तो जो
पोर्तुगीज जो पुर्तगाल में यानी कि जो पोर्तुगल होता है उसके अंदर जो भी घोड़ों के व्यापारी होंगे उनको बताया जाएगा कि तुम जाकर के विजयनगर में जाकर ट्रेड करो, हॉर्सेस का ट्रेड करो, तुम्हें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अब वो आते हैं किसी और पर्पज से, वो आते हैं किसी और पर्पज से। कहने का मतलब कंट्री एक थी लेकिन उस कंट्री से अलग अलग तरह के ट्रेडर्स आते हैं विजयनगर में ट्रेड करने के लिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, नेक्स्ट आता है हु अराइव्ड इन द वेस्टर्न कोस्ट द सब कॉन्टिनेंट इन द अटेम्प्ट टू द एस्टैब्लिश ट्रेडिंग एंड द मिलिट्री स्टेशन एटसेट्रा। ठीक है, तो ये कौन आए थे 1498 के अंदर, याद रहेगा ना 1498 के अंदर कौन आए थे? वास्को द गामा। ठीक है, मैं लिख देती हूं यहां पर वास्को द गामा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट क्या आता है? अपोजी एंड द डिक्लाइन ऑफ द। अपोजी क्या होता है बच्चे? अपोजी होता है अपने पीक लेवल पर, मतलब डेवलपमेंट के पीक लेवल पर। ठीक है, सो डेवलपमेंट होना और फिर उसका डिक्लाइन होगा, मतलब अपनी चरम सीमा पर तक पहुंचना और फिर उसका डिक्लाइन होना। तो यही सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। विजयनगर वॉज रूल्ड बाय द डिफरेंट डायनेस्टी। मैंने कहा था ना कि विजयनगर पर अलग अलग डायनेस्टीज ने रूल किया, तो टोटल 4 डायनेस्टी ने रूल किया। तो पहला क्या था? मैंने ट्रिक बताई थी आपको। क्या ट्रिक बताई थी? SSTA। ठीक है, सो एस से क्या बन गया आपका? संगम हो गया। एस से क्या बन गया? संगम। फिर दूसरे एस से क्या बन गया? सलुआ। टी से क्या बन गया? तुलुआ। और ए से क्या बन गया? अराविदु। ठीक है, तो टोटल 4 डायनेस्टी से 1 2 3 4 राइट। तो टोटल 4 डायनेस्टी से रूल किया। ठीक है, हुज रूल कैरेक्टराइज बाय द एक्सपेंशन। तो यहां पर हम देखिए विजयनगर रूल्ड बाय द डिफरेंट डायनेस्टी, संगम, सुलवा, तुलवा एंड अराविदु। अराविदु बाद में आएगा तुलवा डायनेस्टी के बाद। कृष्णदेव राय बिलोंग टू द तुलवा डायनेस्टी। यहां से क्वेश्चन आता है कि कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर का सबसे महान शासक माना जाता है, सबसे पावरफुल रूलर माना जाता है, तो वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? वो तुलवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। यहां से 1 मार्क क्वेश्चन आता है। हुज रूल कैरेक्टराइज द। इनके शासन काल के अंदर विजयनगर बहुत फ्लरिश होता है, मतलब बहुत ही अपने जो डेवलपमेंट के पीक लेवल पर होता है। तो इनके राज्य में, इनके शासन काल में, इनके रीजन में प्रजा भी बहुत ज़्यादा खुश थी, ट्रेड भी बहुत अच्छे से होता था, रेवेन्यू कलेक्शन भी इनके पास बहुत अच्छा होता था, और अपने लैंड, इन्होंने अपनी लैंड एक्सपेंशन भी बहुत दूर दूर तक की, है ना। तो ये इतना पावरफुल राजा था, ठीक है, और बहुत ही समझदार था। इन्हीं के शासनकाल में आपने देखा होगा तेनाली रामा, है ना, वो इन्हीं के ही रीजन में था। तो जैसे अकबर के साथ में बीरबल रहता था, ऐसे ही कृष्णदेव राय के साथ में तेनालीराम रहता था, है ना, इसी तरीके से। तो यहाँ पर क्या करेंगे? विजयनगर फ्लरिश द अंडर द कंडीशन ऑफ द अनपैरेलल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। कृष्णदेव राय स्टैब्लिश सम फाइन टेम्पल। कृष्णदेव राय ने कुछ फाइन टेम्पल्स यानी कि बड़े बड़े टेम्पल्स भी बनवाए, गोपुरम्स भी बनाए। अभी आगे बताऊंगी गोपुरम क्या होते हैं, ठीक है। सब अर्बन टाउन्स नेम्ड द नगलापुरम, और इन्होंने कुछ सिटीज़ यानी कि कुछ टाउन भी बनाए, जिसमें से एक है नगलापुरम। नगलापुरम को अपनी मदर की, उनकी डेथ हो जाती है, उनकी कृष्णदेव राय की मदर की डेथ होने के बाद, तो उन्हीं के नाम से ये नगलापुरम जो है वो टाउन बनाया जाता है। और किसने बनाया था? ये बनाया था कृष्णदेव राय ने। क्लियर है बच्चा? ठीक है। और कृष्णदेव राय जो है बच्चा वो बहुत एक अच्छा आप कह सकते हो स्कॉलर भी था, है ना। इनको लिखने पढ़ने का बहुत शौक था, ठीक है। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अमुक्त माल्यदा। जिसका नाम क्या था? अमुक्त माल्यदा। माल्यदा, ठीक है, अमुक्त माल्यदा, ठीक है। तो अमुक्त माल्यदा थी। अमुक्त माल्यदा कौन सी लैंग्वेज में लिखी हुई थी? तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, ठीक है। सो इसमें पूरा का पूरा क्या डिफाइन किया गया था? स्टेट क्राफ्ट। पूरा का पूरा अपने राज्य के बारे में बताया हुआ था कि किस तरीके से वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, ठीक है, वहाँ पर किस तरह से लोग रहते हैं, मतलब पूरी तरीके से अपने स्टेट के बारे में, अपने राज्य के बारे में बताया हुआ था। आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है कि कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ था। अमुक्त माल्यदा कौन सी लैंग्वेज में लिखी हुई थी, ठीक है। जिसको किसने लिखा था? कृष्णदेव राय ने लिखा था। और किसके बारे में लिखा था? इसमें क्या डिफाइन किया गया? पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया है स्टेट क्राफ्ट को, मतलब स्टेट के बारे में, ठीक है। सो विजयनगर ड्यूरिंग द रूल ऑफ द कृष्णदेव राय, विजयनगर फ्लरिश अंडर द कंडीशन ऑफ द अनपैरेलल पीस एंड प्रोस्पेरिटी। तो इनके रीजन में शांति व्यवस्था बनी रहती है, और वेल्थ भी काफ़ी था, धन दौलत भी काफ़ी थी। कृष्णदेव राय एस्टैब्लिश सम फाइन टेम्पल इन द गोपुरम। तो ये सब हो गया। नेक्स्ट करेंगे क्या? नेक्स्ट करते हैं हम अपोजीज एंड द डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर। अब ये देखिए, ये क्या है आपका? पूरा का पूरा ये विजयनगर है, ठीक है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा रायचूर दोआब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रायचूर दोआब क्या था बच्चे? वही मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। सो दिस वॉज द टाइम
दिस वॉज द टाइम व्हेन द लैंड बिटवीन द तुंगभद्रा एंड कृष्णा रिवर। अब ये जो कृष्णा रिवर यहाँ फ्लो करती थी, थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है, ये जो कृष्णा रिवर यहाँ फ्लो करती थी और तुंगभद्रा रिवर यहाँ फ्लो करती थी, इसके बीच का एरिया जो था वो क्या था, वो था रायचूर दोआब। इसको क्यों एक्वायर करना चाहते थे, तो इसके आसपास के जो कृष्णदेव राय के जो कंटेम्प्रेरी रूलर्स भी थे ना, वो भी रायचूर दोआब को एक्वायर करना चाहते थे, अपने अंडर में लेना चाहते थे। क्यों? क्योंकि जब देखिए आप दो रिवर वाटर से, दो रिवर यहाँ पर फ्लो कर रही हैं, तो रिवर वाटर अपने साथ बहुत सारे मिनरल्स लेकर आती हैं, है ना। उसी वाटर से जो है वो इरिगेशन की जाती है, तो रिवर वाटर का जो पानी होता है बच्चे वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ना। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी निकलती है उससे, मतलब अच्छा खासा अनाज हो सकता है, और उसी अनाज के बिहाफ पर ही मतलब अच्छा जब प्रोडक्शन आएगा तो रेवेन्यू भी अच्छा ही आएगा, तो वो और ज़्यादा फ्लरिश होगा और ज़्यादा प्रॉस्पर होगा। तो इसीलिए जो सारे लोग थे, मतलब आसपास के जो कंटेम्प्रेरी रूलर्स थे, वो इसको एक्वायर करना चाहते थे, लेकिन कृष्णदेव राय के होते कोई इसको एक्वायर करने में सक्सेस नहीं हुआ। ठीक है, सो कृष्णदेव राय ने क्या किया, कृष्णदेव राय ने 1512 के अंदर इस रायचूर दोआब को कैप्चर करने में सक्सेस हो गए। ठीक है, कब किया था? 1512 में। किसने किया था? ये किया था कृष्णदेव राय ने। द रूलर ऑफ ओडिशा सबड्यूड। अब यहाँ इसको कैप्चर, मतलब 12 में तो इसके पास 1512 में तो रायचूर दोआब का जो एरिया था वो कृष्णदेव राय के अंडर में आ गया, तो लेकिन उसको फिर भी ये क्या करना चाहते थे, हथियाना चाहते थे, यानी कि इसको इनसे छीनना चाहते थे। तो ओडिशा के रूलर्स ने क्या किया, 1514 के अंदर इस रायचूर दोआब को पाने के लिए कृष्णदेव के साथ बैटल किया, लेकिन हार जाते हैं। इसी तरीके से 1522 में बीजापुर के सुल्तान को इसको एक्वायर करना चाहा, लेकिन ये भी डिफीट हो जाता है। देन उसके बाद क्या होता है, 1529 के अंदर जब कृष्णदेव राय की डेथ हो जाती है, तब सब का सब जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है, क्योंकि इनके रहते तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि रायचूर दोआब को इससे छीना जाए, कि विजयनगर पर किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन इनके डेथ के बाद से जो इनके सक्सेसर आते हैं, तो बच्चा सक्सेसर ठीक थे वो, लेकिन क्या होता है कि बार बार ना रिबेल्स हो जाते थे आर्मी के अंदर। नायक जो होते थे, अभी मैं बताऊंगी, नायक वगैरह जो होते थे वो रिबेल कर देते थे, विद्रोह कर देते थे, है ना। तो वो जो विजयनगर के जो रूलर थे, जो सक्सेसर थे किसके, कृष्णदेव राय के, तो वो हमेशा उनको सुलझाने में लगे रहते थे, तो डेवलपमेंट पर इतना ध्यान नहीं दे पाए थे। और धीरे धीरे फिर ये विजयनगर ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, और फिर तालीकोटा के बैटल से तो ये बिल्कुल डेजर्ट हो जाता है ना। वही सब चीज़ें मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, सो द सक्सेसर वर ट्रबल्ड रिबेल्ड बाय द नायक। तो नायक कौन होते थे बच्चे? नायक कहा जाता है मिलिट्री के चीफ को। ठीक है, मिलिट्री होती थी, पूरी की पूरी आर्मी होती थी, जो आर्मी का कमांडर होता था उसको क्या कहा जाता था? नायक, या फिर उसको मिलिट्री चीफ कहा जाता था, क्योंकि उन्हीं के अंडर में ही सारी सेना काम किया करती थी, सोल्जर्स काम किया करते थे, जो हॉर्स राइडर होते थे, कैवलरी वगैरह होती थी, सब कुछ जो है वो उन्हीं के अंडर में होता था। तो क्या करते थे ये, उस बात का फ़ायदा उठाते थे। कृष्णदेव राय के टाइम में तो कोई बोल भी नहीं सकता था उनके सामने, लेकिन उनके वीक सक्सेसर थोड़े से वीक थे कंपैरेटिव टू कृष्णदेव राय के, तो इसी बात का उन्होंने फ़ायदा उठाया, इसी वीकनेस का उन्होंने फ़ायदा उठाया और रिबेल कर देते अपनी डिमांड को मनाने के लिए, है ना, कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। और जब डिमांड नहीं मानी जाती थी तो फिर ये अपने सपोर्टर्स को अपने साथ लेकर के अलग हो जाते थे, है ना। तो पहले ये पूरा का पूरा आपने एरिया देखा ना, ये पूरा पहले विजयनगर था, फिर तमिलनाडु अलग हो जाता है, कर्नाटक अलग हो जाता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश अलग हो जाता है, और इस तरीके से केरला अलग हो जाता है। फिर ये बाद में जो है फिर वो अलग अलग हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं by the 1542 कंट्रोल एट द, तो 1529 के अंदर विजयनगर के जो ये महान शासक थे जिनका नाम था कृष्णदेव राय, इनकी डेथ हो जाती है कब? 1529 के अंदर। अगर कहा जाए कि कृष्णदेव राय कब रूलर बने थे, कब राजा बने थे, तब आंसर क्या आ जाएगा? 1509। ठीक है, तब आंसर क्या आ जाएगा? 1509 से लेकर के 1529 तक ये क्या थे, इनका रूलिंग पीरियड था। 1542 की बात करते हैं। कंट्रोल द सेंटर हैड द शिफ्टेड द अनदर रूलिंग लाइनेज अराबिदू। फिर क्या होता है? 1542 के अंदर जो है तालीकोटा का बैटल तो 1565 के अंदर हुआ था, लेकिन विजयनगर के इस कृष्णदेव राय की डेथ होने के बाद जो उसके वीक जो मतलब सक्सेसर आए, तो उन सक्सेसर ने 42 तक रूल किया। ठीक है, और फिर बाद में क्या होता है, 1542 तक जो है वो रूल किया, लेकिन 1542 में एक दूसरी लाइनेज आ जाती है, एक दूसरी डायनेस्टी आ जाती है, ठीक है, जिसका नाम था अराविदु। इन्होंने क्या किया, इन्होंने तुलुआ डायनेस्टी को रिप्लेस किया। कब? 1542 के अंदर, है ना। सो विच रिमेन्ड इन द पावर टिल द, और ये जो अपनी पावर में रहे टिल द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी तक ये पावर में रहे, यानी कि इनका रूल रहा
17वीं सेंचुरी तक। 1565 के अंदर क्या होता है, रामा राय द चीफ ऑफ द विजयनगर। अब ये रामा राय कौन था, विजयनगर के जो रूलर थे ना बच्चे, जो कृष्णदेव राय के बाद आए थे, है ना। तो कहानी ठीक ठाक चल रही थी, ठीक है। अब ये विजयनगर के एक चीफ मिनिस्टर थे जिनका नाम था रामा राय, ठीक है। अब ये रामा राय ना थोड़ा सा ग्रीडी टाइप में था, थोड़ा सा लालची टाइप में था। क्या था कि इसने सोचा कि यार रायचूर दोआब जो है, बार बार रायचूर दोआब को पाने के लिए अदर रूलर्स जो है वो अटैक कर रहे हैं, है ना, विजयनगर को बार बार नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे मेरे पास रायचूर दोआब भी रह जाए, वो एरिया भी रह जाए, और मैं आसपास के राजाओं का राज्य भी जीत लूं, है ना। तो आसपास की मैं जो है उनके एरियाज़ को भी मैं कैप्चर कर लूँ। तो इसने क्या किया, एक कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर दी, एक षड्यंत्र रचा। वो क्या था कि मैं क्या करता हूँ, गोलकुंडा, बीजापुर और अहमदनगर, इन तीनों को आपस में मैं भिड़वा देता हूँ, लड़वा देता हूँ, ठीक है। तो यही बार बार अटैक कर रहे थे उस रायचूर दोआब को पाने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, इन तीनों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देता हूँ। तो किसी बात को लेकर के तीनों को एक दूसरे से भिड़वा दिया। स्टार्टिंग में तो तीनों राइवल हो गए थे एक दूसरे के, लेकिन जल्दी उनको पता चल जाता है कि ये जो रामा राय है, ये पूरा किया धरा इसका है, इसी ने कॉन्फ्रेंस क्रिएट की है, षड्यंत्र रचाया है, और हम तीनों को हम आपस में लड़ते रहेंगे और ये फ़ायदा उठा ले जाएगा। उसको कहते हैं ना कि दो बिल्लियों की झगड़े में बंदर फ़ायदा उठा ले जाता है, सेम इसी तरीके से, है ना। तो बताया गया था ये जो है, बाद में पता चल जाता है। और फिर तीनों ने क्या किया, तीनों ने अपने आप को, मतलब तीनों की आर्मी इकट्ठी, मतलब असेंबल हो गई, यूनाइट हो गई, और फिर तीनों ने यूनाइट होकर के कृष्णदेव इसके रामा राय के खिलाफ जो है वो जंग का ऐलान कर दिया, बैटल को जो है अनाउंस कर दिया कि अगर ये एक बैटल होगी, तालीकोटा का बैटल जिसको कहा जाता है, इस बैटल में जो विन कर गया ना, तो हमारा राज्य भी उसका और रायचूर दोआब भी उसका। ये कंडीशन रखी थी। रामा राय का ठीक है, वो अपने औरे में था कि हाँ ठीक है, मैं तो जीत लाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, क्योंकि मुझे अपनी सेना पर पूरा का पूरा भरोसा है। सेना पर तो भरोसा है, लेकिन सेना के कमांडर को भी तो उतना ही स्किल्ड होना चाहिए ना, उतना ही तो परफेक्ट होना चाहिए ना। तो इसको इतनी युद्ध की बारीकियां इनको पता नहीं थी, किसको, रामा राय को, है ना। तो फिर क्या करता है, ये बैटल में हार जाता है। किन से हार जाता है, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा, तीनों के सुल्तानों ने यूनिटी की, ठीक है। तो इन तीनों की यूनिटी जो है वो हरा देती है कृष्णदेव राय को, और इसी के साथ तालीकोटा के बैटल के साथ क्या होता है, वो रायचूर दोआब भी इसके हाथ से निकल जाता है और पूरा का पूरा विजयनगर डिक्लाइन हो जाता है। तो ये था पूरा का पूरा इसकी हिस्ट्री, ठीक है। इसको राक्षसी तंगड़ी बैटल भी कहा जाता है और इसको तालीकोटा का बैटल भी कहा जाता है। कब हुआ था, 1565 के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारे पास, देखो अब हम क्या करते हैं, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर को मैप में देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये रहा आपका क्या, ये है बीजापुर, ठीक है, अहमदनगर और ये है गोलकुंडा, ठीक है। इन तीनों के सुल्तानों ने क्या किया, यूनाइट होकर के विजयनगर के इस रामा राय को बुरी तरीके से हरा दिया। अब ये विजयनगर जो है वो डिक्लाइन हो जाता है, ठीक है। क्लियर बच्चा, चलिए नेक्स्ट अब मूव ऑन करते हैं, महानवमी डिब्बा, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, महानवमी डिब्बा। यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में भी और आपके सीयूटी एग्जाम में भी, ठीक है। महानवमी डिब्बा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। जैसे नॉर्थ इंडिया के अंदर 9 डेज का फेस्टिवल होता है, क्या, जिसको नवरात्रे कहते हैं, है ना। तो ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। बंगाल में दुर्गा पूजा के नाम से जाना जाता है, अगर मैं गुजरात इनकी नॉर्थ साइड की बात करूँ तो इसको नवरात्रे के नाम से जाना जाता है ना। तो अलग अलग जगहों पर ये अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन विजयनगर में ये जो 9 डेज का फेस्टिवल था, जिसको हम नवरात्रि के नाम से जानते हैं, विजयनगर में इसको महानवमी डिब्बा के नाम से जाना जाता था। नवमी से लगा लेना, नवमी का मतलब होता है 9, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, द रॉयल सेंटर वॉज लोकेटेड द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सेटलमेंट विच वर मोर देन द 60। अब यहाँ पर साउथ वेस्टर्न पार्ट की बात करते हैं। अब ये साउथ वेस्टर्न पार्ट कौन सा होता है मैम, ये तो समझ में आया नहीं। तो देखिए, ये डायरेक्शन होती है, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, इसकी भी सब डायरेक्शन होती हैं। तो ये जो साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन है, ये हो गया आपका साउथ वेस्ट हो गया, ठीक है। ये हो गया साउथ ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया और ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। तो ये वाला जो पार्ट है बच्चे, इसमें क्या होता है, बहुत सारे इसमें जो है सेटलमेंट्स, यानी कि बहुत बड़े बड़े पैलेसेस बने हुए थे, घर बंगलो बने हुए थे, जिसको बोलते हैं राजा का महल भी उसके अंदर एक था, है ना। बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स इसमें बनी हुई थी, साथ साथ बहुत सारे टेम्पल्स भी बने हुए थे, मोर देन 60 टेम्पल्स यहाँ पर बने हुए थे। 30 बिल्डिंग्स कॉम्प्लेक्सेस वर डिवाइडेड एंड तो यहाँ पर 30 बिल्डिंग्स ऐसी थी जो बहुत बड़ी बड़ी बनी हुई थी, है ना, लाइक पैलेस, ठीक है, महलों के टाइप में।
तो इसमें से सबसे बड़ा जो पैलेस था वो किसका पैलेस था? वो था किंग्स का पैलेस, ठीक है, वो राजा का पैलेस था। अब इस राजा के पैलेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। ये इतना बड़ा था कि उसके ओपन एरिया, जो उसका ओपन स्पेस था, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। राजा के पैलेस को, ओपन एरिया को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो एक पार्ट को क्या बोला गया? एक पार्ट को बोला गया महानवमी डिब्बा, ठीक है, और दूसरे पार्ट को बोला गया ऑडियंस हॉल। दूसरे पार्ट को बोला गया ऑडियंस हॉल। अब हम यहाँ पर महानवमी डिब्बा की बात करते हैं, ठीक है। महानवमी डिब्बा जो है वो क्या बनाया गया था? महानवमी डिब्बा को इस तरीके से 11,000 स्क्वायर फीट के ऊंचाई पर एक स्टेज बनी हुई थी। इस तरीके से इस स्टेज पर ही क्या करते थे? इस स्टेज पर ही राजा लोग बैठते थे अपनी फैमिली के साथ में, ठीक है। और नीचे यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर ना बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती थी, नाचना, गाना बजाना, रथों की दौड़ की जाती थी, एनिमल रेस करवाई जाती थी, एनिमल जो फाइटिंग होती है वो करवाई जाती थी, रेसलिंग वगैरह कराई जाती थी। तो यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर ये करवाया जाता था और ऊपर से राजा की फैमिली जो है वो सारी एक्टिविटीज़ को देखा करती थी, जो भी परफॉर्म करते थे, है ना। तो इस तरीके से क्या करते थे? महानवमी डिब्बा को स्टार्ट करते थे। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले क्या करते थे? स्टार्ट करने से पहले ये क्या करते थे? पंपा देवी की बड़ी सी मूर्ति लगा करके, है ना, पंपा देवी की बड़ी सी मूर्ति जो होती थी स्टेज पर लगा दी जाती थी। और जो रूलर होता था वो अपनी फैमिली के साथ में, अपने रिलेटिव्स के साथ में पंपा देवी गॉडेस की पूजा करते थे। बहुत ग्रैंड वो होती थी, वर्शिपिंग होती थी, बहुत ग्रैंड तरीके से पूजा की जाती थी। और पूजा के बाद बलि प्रथा का भी प्रचलन था। तो बफेलो और अदर एनिमल्स की भी उसको भी सेक्रीफाइस किया जाता था, तब जाकर पूजा वगैरह पाठ करके और फिर दिन की शुरुआत की जाती थी, फिर एक्टिविटी वगैरह परफॉर्म की जाती थी, ठीक है। नाउ लोकेटेड ऑन द हाईएस्ट, ये जो महानवमी डिब्बा था ये पूरे विजयनगर सिटी में सबसे हाईएस्ट पॉइंट बना हुआ था, हाईएस्ट उस पे पॉइंट पर बना हुआ था। द महानवमी डिब्बा इज अ मैसिव प्लेटफॉर्म राइजिंग फ्रॉम द 11,000 स्क्वायर फीट हाइट ऑफ द 40 फीट, ठीक है। तो ये 40 फीट कह सकते हो, 11,000 स्क्वायर फीट कह सकते हो। तो डिफरेंट सेरेमनी लाइक द वर्शिप, तो यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म की जाती थी? तो लाइक वर्शिप ऑफ द इमेज, किसकी इमेज? पंपा देवी की, ठीक है। किसकी इमेज? पंपा देवी। ठीक है, इमेज वर्शिप ऑफ द स्टेट हॉर्स, और साथ साथ में स्टेट हॉर्स। मैंने कहा ना कि विजयनगर में हॉर्स को बहुत ज़्यादा बच्चे इंपॉर्टेंस दी जाती थी, तो घोड़े की भी पूजा की जाती थी, है ना, घोड़े की भी मूर्ति रख करके उसकी भी पूजा की जाती थी। एंड द सेक्रीफाइस ऑफ द बफेलो एंड द अदर एनिमल परफॉर्म्ड इन द विजयनगर, सम ब्यूटीफुल टेम्पल इन द रॉयल सेंटर, लोटस महल और हजार राम टेम्पल एट्सेट्रा। तो यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर टेम्पल्स भी बने हुए थे। एग्जाम्पल के तौर पर हजार राम टेम्पल बताया हुआ है, जिसमें क्या किया गया था? रामायण के जो सीन्स हैं वो उनकी दीवारों पर अंकित किए गए हैं, है ना। और ये जो एक लोटस महल है, तो लोटस महल बच्चे कोई टेम्पल नहीं था, मतलब काइंड ऑफ टेम्पल तो था लेकिन इसमें कोई मूर्ति वगैरह नहीं थी, है ना, तो कोई मूर्ति वगैरह नहीं थी, राइट। हाँ, तो ये हजार राम टेम्पल ये राजा का अपना पर्सनल टेम्पल होता था, ठीक है, राजा का अपना पर्सनल टेम्पल होता था। और ये लोटस महल था, तो ये हमारे जो सर्वेयर थे या आर्कियोलॉजिस्ट थे या हिस्टोरियन थे, उन्होंने बताया कि ये एक मीटिंग पॉइंट था। इसमें किसी तरह का कोई जो है हमें मूर्ति नहीं मिली है, बस एक ये मतलब ऑडियंस हॉल के रूप में बनाया गया था कि राजा अपने जो भी उनके मिनिस्टर्स होते थे तो आगे का क्या उनको प्लान करना है ये डिस्कस किया करते थे, तो लाइक अ डिस्कशन हॉल था ये, ठीक है, लोटस महल। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं? वाटर रिसोर्सेज फोर्टिफिकेशन एंड द रोड। अब हम क्या करते हैं? वाटर रिसोर्सेज की बात करते हैं। The most striking features about the location Vijayanagar in the is the natural basin formed by the river Tungabhadra which flow the north easterly direction। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ये इसका वाटर फ्लो कौन सी डायरेक्शन में था? नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन के अंदर। As is one of the most arid zone। arid zone क्या होता है बच्चे? एरिड जोन होता है जहाँ पर ड्राइनेस ज़्यादा होती है ना, मतलब नमी थोड़ी सी कम होती है, मॉइस्चर कम होता है सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर, लेकिन वो शुष्क ज़्यादा होती है, वो ड्राई ज़्यादा होती है। तो अब वहाँ के लोग जो हैं वो अपने फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए वाटर उनको अरेंजमेंट्स करने होंगे, क्योंकि वाटर से इरिगेशन होती है, इतना तो पता ही होगा, है ना। अब वहाँ पर पानी की कमी होती थी, आज भी आप देखिए तमिलनाडु साइड में पानी की कमी देखी जाती है, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये हो गया आपका कर्नाटक हो गया, यहाँ पर पानी की कमी आज भी देखी जाती है ना। तो यहाँ पर ये देखिए कि रिवर के होते हुए, ठीक है, रिवर के होते हुए उन्होंने, ठीक है, वाटर अरेंजमेंट्स तो कर लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ फील्ड्स तक जाने के लिए किस तरीके से उसकी कनेक्टिविटी की गई थी, वही सारी चीज़ें बात करेंगे। तो सेमी एरिड जोन, आज भी वहाँ के लोग अपने घरों में अपने आंगन के बीचों बीच एक टैंक बनवाते हैं,
वाटर को स्टोर करने के लिए, ठीक है। और जब भी पानी ऐसा प्रॉब्लम आती है कि पानी 2-2 3-3 दिन तक नहीं आता, तो वो उस स्टोर्ड वाटर को यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट द फील्ड्स इरिगेशन, फील्ड इरिगेशन के बारे में क्या बताया है? फील्ड इरिगेशन के बारे में बताया है कि पेनिनसुला एलेबरेट द अरेंजमेंट हैड टू बी मेड टू द स्टोर रेन वाटर एंड कंडक्ट टू द सिटी। तो रेन वाटर को भी क्या करते थे? रेन वाटर को भी इनको स्टोर करके रखना पड़ता था, ठीक है। और इसके लिए वहाँ के रूलर्स ने, अगर मैं बात करूँ किसकी, हरिहरबुक्का की, यानी कि संगम डायनेस्टी के रूलर्स ने स्टार्टिंग में ही पानी की कमी को देखते हुए एक बहुत बड़ा टैंक बनवाया, जिसका नाम क्या था? कमलापुरम टैंक। इसका नाम क्या था? कमलापुरम टैंक, ठीक है। तो ये टैंक बनवाया था बच्चे, ठीक है। और ये इतना बड़ा था कि विजयनगर में अगर हफ्ते भर भी पानी ना आए ना, तो इसके पानी से काम चल सकता है। तो ये इतना बड़ा बनाया था और बहुत ही सुंदर बनाया था, देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा इस तरीके से बनाया हुआ था और ये बहुत ही डीप था, बहुत ही गहरा भी था ये, ठीक है। अच्छा खासा इसमें वाटर स्टोर हो जाता था। नाउ the most important tank was built in the early years in the 15th century and is now called the Kamalapuram tank. Water from this tank not only irrigate, अब इससे पानी जो भी इसमें पानी स्टोर होता था, ना सिर्फ इसे खेतों को इरिगेट किया जाता था नियर बाय, बट ऑल्सो कनेक्टेड टू अ चैनल ऑफ द रॉयल सेंटर। तो इसको रॉयल सेंटर तक भी इसकी कनेक्टिविटी दी गई थी। रॉयल सेंटर क्या होता है? जहाँ पर राजा, उसके फैमिलीज यानी कि उसके रिलेटिव्स, उनके नॉबल्स, मिनिस्टर्स वगैरह जिस एरिया में रहा करते थे, जो रिच पर्सनस का एरिया था, है ना, जहाँ पर रॉयल फैमिलीज रहा करती थी, तो उसकी कनेक्टिविटी वहाँ तक दी हुई थी ताकि वहाँ पर पानी की कमी ना हो, ठीक है। सो ये बताया गया था। वन ऑफ द, इसके अलावा एक और पानी का इंतजाम किया गया था, ठीक है। सो वो क्या था? वाटर अरेंजमेंट्स में वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वाटर वर्क टू बी सीन अमंग द रूइंस ऑफ द हीरिया कैनाल, ठीक है। सो ये हीरिया कैनाल भी बनवाई गई थी। अब इस हीरिया कैनाल की कनेक्टिविटी भी रॉयल सेंटर तक दी गई थी और इसी के वाटर से लोग क्या करते थे? इस तरीके से, ये हीरिया कैनाल है, तो हीरिया कैनाल से ना वहाँ पर इस तरीके से लोग क्या करते थे? चैनल्स बनवा लेते थे। ये इस तरीके से चैनल बनवा लेते थे और लोगों के घरों तक जो है वो पानी चला जाता था। मतलब घरों तक, सबके घरों तक नहीं, पर्टिकुलर प्लेस होता था, वहाँ तक ये पानी, इसकी कनेक्टिविटी दे दी जाती थी, तो इससे लोगों का काम चलता रहता था। तो यहाँ पर 2 अरेंजमेंट्स जो है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो बताने हैं। तो एक हो गया हीरिया कैनाल और दूसरा क्या हो गया? वाटर टैंक, कमलापुरम टैंक, ठीक है। सो दिस कैनाल ड्रू द वाटर फ्रॉम द डैम। तो ये तुंगभद्रा से एक डैम बनाया गया, एक बांध बनाया गया, ठीक है। इस तरीके से तुंगभद्रा से एक डैम बनाया गया, उस डैम के ज़रिए जो है इस वाटर के चैनल्स को कनेक्ट किया गया, ठीक है, इस कैनल के चैनल को। तो एंड इरीगेटेड द कल्टिवेटेड द वैली, सेपरेटेड द स्केर्ड सेंटर फ्रॉम द अर्बन कोर, ठीक है। अब ये अर्बन कोर का होता है जो गांव वाला एरिया छोड़ करके थोड़ा सा टाउन और सिटी वाला एरिया होता है, तो इसकी कनेक्टिविटी भी वहाँ तक दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे क्या? नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्टिफिकेशन एंड द रोड्स की बात करते हैं, ठीक है। तो वाटर अरेंजमेंट्स पढ़ लिए हमने, राइट। तो अभी तक जितना भी हमने चैप्टर पढ़ा, मज़ा तो आ रहा होगा, इंटरेस्ट तो आ रहा होगा यार, वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बहुत ही विजयनगर जो है वो इस टाइम, मतलब अपने टाइम में एक बहुत ही अच्छा स्टेट माना जाता है, बहुत ही फ्लरिश, बहुत ही वेल्दी, प्रॉस्पर जो स्टेट माना जाता था इनकी वजह से, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं क्या? अब्दुल रज़ाक थे, जो कि कौन थे? यहाँ से क्वेश्चन आएगा, हु वर अब्दुल रज़ाक, ठीक है, हु वाज अब्दुल रज़ाक। तो ये एक एम्बेसडर था, ठीक है, जो कि पर्शिया के रूलर ने विजयनगर में भेजा था, क्योंकि दूर दूर तक विजयनगर की पॉपुलैरिटी फैली हुई थी कि वहाँ पर जाकर ट्रेड करना है, इस तरीके का ट्रेड करना है, ये करके। तो विजयनगर की जो है वो बातें दूर दूर तक फैली हुई थी, पॉपुलर था, काफ़ी पॉपुलर था, है ना। तो ये आता है, पर्शिया के राजा ने इसको भेजा और ये आता है कालीकट के वहाँ पर पोर्ट पर आकर रुकता है, प्रेजेंट डे द कोज़िकोडे इन द 15th सेंचुरी। तो ही वॉज द ग्रेटली इम्प्रेस। अब ये आकर के बहुत इंप्रेस होता है, किससे? विजयनगर से नहीं, विजयनगर के फोर्टिफिकेशन से। विजयनगर को इतने प्रोटेक्टेड उसमें एरिया में, मतलब प्रोटेक्ट किया हुआ था कि उसके फोर्टिफिकेशन को देख के बड़ा हैरान होता है और बड़ा इंप्रेस होता है, बहुत अच्छा लगता है उसको। कैसे बताया कि विजयनगर जो है वो इस तरीके से 7 लाइन्स के अंदर उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है, इस तरीके से, ठीक है। ये बीच में क्या है? विजयनगर है और उसको 7 लाइन्स के अंदर उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो अगर दुश्मन आना भी चाहे ना, तो कितनी लाइन को क्रॉस करके आएगा? पहले पे आएगा। तो चारों तरफ क्या थी? पहले में चारों तरफ आउटर पार्ट पर जो है वो पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ थी, है ना।
तो छोटी छोटी यहाँ पर हिल्स थी, तो हिल्स को क्रॉस करके आएगा, फिर 1 पे आएगा, 1 में उसको कुछ नहीं मिलेगा, 2 पे आएगा, तो उसको 7 लाइंस के अंदर उसको प्रोटेक्ट किया था। अब हम इसको एक एक करके इनकी लाइंस को डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो ये जो अब्दुल रज़ाक था, इसने कहा कि विजयनगर में 7 लाइंस बनी हुई है, ठीक है, जिससे कि क्या करता था, विजयनगर के मेन कोर सेंटर तक तो आते आते दुश्मन जो है वो मोर देन 90% उसकी एनर्जी तो वैसे ही खत्म हो जाती थी, क्योंकि इतनी सारी लाइंस को क्रॉस करते आएगा, अपनी सेना को लेते आएगा, तो वैसे ही उसकी एनर्जी डाउन हो जानी है। तो उसने बताया कि इम्प्रेस द फोर्टिफिकेशन एंड मेंशन द 7 लाइंस ऑफ द फोर्ट द एनसर्कल्ड नॉट ओनली बट ऑल्सो द एग्रीकल्चर हिंटरलैंड एंड द फॉरेस्ट। तो इसी 7 लाइंस के अंदर एग्रीकल्चर भी की जाती थी। हिंटरलैंड होता है जहाँ पर सेना को रखा जाता था, सेना की छोटी छोटी टुकड़ियाँ अलग अलग जो है जगह पर पोस्ट कर दी गई थी कि तुम्हें यहाँ पर थोड़े से सोल्जर यहाँ रहेंगे, थोड़े से वहाँ, थोड़े से वहाँ, थोड़े से वहाँ, इस तरीके से हिंटरलैंड भी उसके अंदर बना दिया गया, और साथ में ही उसी के अंदर फॉरेस्ट भी पाए जाते थे। तो पूरा काम इस 7 लाइंस के अंदर ही किया जाता था। मार्केट भी 7 लाइंस के अंदर होती थी, गार्डन्स भी 7 लाइंस के अंदर होते थे, ठीक है। तो जैसे अगर इसे बताया जाए, रोड्स जनरली बाउंड द, तो यहाँ पर बताया गया बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड वॉल्स आर कल्टिवेटेड फील्ड्स गार्डन एंड द हाउसेस। अब यहाँ पर फर्स्ट सेकंड और थर्ड में, तो पहले मैंने आउटर पार्ट पर बता दिया कि छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी, तो क्रॉस करके आए तो फर्स्ट लाइन पे आए, तो फर्स्ट लाइन पे क्या हो जाता है, फर्स्ट लाइन में जो है वो पहले ही उसमें क्या की जाती है कि कल्टीवेशन की जाती है, ठीक है, कल्टीवेशन की जाती है। तो कल्टीवेशन किया, फर्स्ट लाइन को क्रॉस कर लिया, दूसरे में आता है यार यहाँ तो फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है, तीसरे में आता है यार यहाँ पे तो गार्डन है, फोर्थ में आता है यहाँ पे तो जो है वो पूरी की पूरी मार्केट लगी है, फिफ्थ में आता है यहाँ पर तो सेटलमेंट है, सिक्स्थ में जाता है तो वहाँ पर सोल्जर्स रिक्रूटेड हैं, सेवन्थ में जाता है तब जा करके वो आएगा। इस तरीके से 7 लाइन्स के अंदर उसको पूरा का पूरा डिफाइन किया गया है। ये 7 लाइन्स आपको किसमें क्या था ये नहीं पूछा जाएगा, बस आपको इतना करना है कि 7 लाइन्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती थी। क्लियर है? तो इस तरीके से बताना है। आगे पीछे हो जाए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि मैम आपने बताया था कि पहले एग्रीकल्चर होती थी, मैंने अगर उसको पहले में फॉरेस्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो, मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, और फिर क्या होता था, सम मोस्ट इंपॉर्टेंट रोड्स द एक्सटेंड फ्रॉम द टेम्पल गेटवे एंड वर द लाइंड बाय द बाजार। और जो यहाँ पर रोड्स वगैरह बनाए जाते थे उनकी कनेक्टिविटी बाजार तक भी दी हुई थी, उनकी कनेक्टिविटी टेम्पल तक भी दी हुई थी, उनकी कनेक्टिविटी रॉयल सेंटर तक भी दी हुई थी। तो मतलब जो रोड्स होते थे वो बहुत ही सुंदर बने होते थे, ब्रॉड बने होते थे और बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के बने होते थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्या, नेक्स्ट आता है हमारे पास रॉयल सेंटर। अब हम रॉयल सेंटर की बात करते हैं। टेम्पल बिल्डिंग इन दिस रीजन वॉज अ लॉन्ग हिस्ट्री। तो यहाँ के टेम्पल्स की अपनी अपनी एक हिस्ट्री है, चाहे कोई भी टेम्पल लगा लीजिए, यहाँ पर विरूपाक्ष टेम्पल लगा लीजिए, यहाँ पर विट्ठल टेम्पल लगा लीजिए, यहाँ पर महाबलीपुरम टेम्पल लगा लीजिए, हर एक टेम्पल की अपनी एक क्या होती है, हिस्ट्री होती है। पालवास, चालुक्यास, होयसाल, चोलास, ऑल द रूलर एनकरेज द टेम्पल बिल्डिंग। टेम्पल्स वर डेवलप द रिलीजन, ठीक है। टेम्पल क्या होते थे बच्चे, टेम्पल एक ऐसा सेंटर होता था जहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती थी, है ना। तो यहाँ पर जैसे रिलीजियस एक्टिविटीज़ तो होती थी, सोशल भी होते थे, लोग एक दूसरे से मिलेंगे, वहाँ पर बातचीत करेंगे, कल्चर एक्टिविटीज़ भी होती थी, साथ साथ में इससे इकॉनमी पर भी जो है वो इफेक्ट पड़ता था। दूर दूर से लोग बड़े बड़े टेम्पल्स देखने के लिए आएंगे, टिकट वगैरह लेंगे, पहले तो टिकट वगैरह सिस्टम था नहीं, तो दूर दूर से लोग आएंगे, ठीक है, आकर के वहीं कहीं 2-4 दिन कहीं तो रुकेंगे ना, तो इससे इनकम भी अच्छी खासी हो जाती थी, है ना। तो आस पास के जो गांव के लोग होते थे तो वो अपना सामान लेकर के टेम्पल के आसपास में जब बैठेंगे, अपनी दुकान वगैरह लगाएंगे, लोग उनसे सामान खरीदेंगे, इकॉनमी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, सेम ऐसे इसका था, ठीक है। तो द विजयनगर किंग द क्लेम्ड बिहाफ ऑफ द, तो विजयनगर के किंग ये क्लेम करते थे कि ये जो विजयनगर है, ठीक है, हम यहाँ के जो राजा हैं वो भगवान की ब्लेसिंग से हैं, तो भगवान ने हमें ऑर्डर दिया है कि विजयनगर पर तुम्हें रूल करना है और वहाँ की जनता को, वहाँ के पब्लिक को, वहाँ के लोगों को तुम्हें इस तरीके से क्या करनी है, पीस और प्रोस्पेरिटी देनी है ना। तो विजयनगर किंग क्लेम द रूल ऑन द बिहाफ ऑफ, कि हम जो रूल कर रहे हैं वो गॉड विरूपाक्ष के आदेश पर कर रहे हैं, उनके ऑर्डर पर कर रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग से कर रहे हैं। दे ऑल्सो इंडिकेट देयर क्लोज लिंक, तो उन्होंने कहा कि हमारे जो लिंक्स हैं, हमारे क्लोज रिलेशन किससे भी हैं, हिंदू गॉड से भी हैं। तो दे ऑल्सो इंडिकेट देयर क्लोज लिंक यूजिंग द टाइटल द हिंदू सुरात्रना, संस्कृताइजेशन ऑफ द अरेबिक टर्म दैट इज सुल्तान। तो हमारे हिंदू सुल्तानों से भी हमारे रिलेशंस हैं। सो मीनिंग दैट द हिंदू सुल्तान इन द टर्म ऑफ द
temple, architecture, Rayas, Gopuram or the royal gateway and the mandap or the pavilion were developed by the रूलर्स ऑफ द विजयनगर। अब मैं यहाँ पर आपको टेम्पल का स्ट्रक्चर बताती हूँ कि कहाँ पर क्या चीज़ें होती थी, टेम्पल को कैसे बनाया जाता था, क्योंकि टेम्पल के पार्ट से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। ये जो है बच्चा, जब जैसे हम टेम्पल के अंदर एंटर करते हैं, ठीक है, जैसे हम टेम्पल के अंदर एंटर करते हैं तो ये जो आप एंट्रेंस गेट देखते हो ना, इसको क्या कहा जाता है, इसी को ही गोपुरम कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसी को ही गोपुरम कहा जाता है। तो एंट्रेंस गेट को मैं यहाँ पर लिख देती हूँ गोपुरम, ठीक है, गोपुरम। देन उसके बाद गोपुरम को जैसे ही हमने क्रॉस किया, गोपुरम को जैसे ही क्रॉस किया तो यहाँ पर बड़ा सा हॉल आएगा, ठीक है, जहाँ पर शादी वगैरह होती रहती है, ठीक है, नाचना गाना बजाना भजन कीर्तन होते रहते हैं, विजिटर्स रेस्ट करते हैं। तो इस बड़े से हॉल को क्या कहा जाता है, इस बड़े से हॉल को कहा जाता है मंडप। क्या कहा जाता है, इसको मंडप कहा जाता है। ठीक है, मंडप को क्रॉस करने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा रूम आता है जहाँ पर मेन भगवान की मूर्ति रखी जाती है। तो इसको क्या कहा जाता है, ये जो छोटा सा रूम है जहाँ पर मेन भगवान की मूर्ति रखी जाती है, इसको कहा जाता है क्या, इसको कहा जाता है गर्भगृह। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इसको गर्भगृह कहा जाता है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ गर्भगृह। ठीक है, गर्भगृह कहा जाता है। कहाँ पर, जहाँ पर मेन मूर्ति रखी होती है भगवान की। ठीक है, जैसे ये टेम्पल है, टेम्पल के अंदर जहाँ पर हम भगवान की पूजा वगैरह करते हैं, तो जहाँ भगवान की मूर्ति रखी जाती है उसको गर्भगृह कहा जाता है। और फिर इसके ऊपर जो है वो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होती है, ये चोटी जो होती है इसको क्या कहा जाता है, इसको शिखर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, शिखर कहा जाता है, लाइक दिस। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये शिखर होता है। ठीक है, सो गोपुरम गेट हो गया, अंदर मंडप हो गया, बड़ा सा हॉल, देन उसके बाद गर्भगृह हो गया और फिर उसके बाद में शिखर हो गया। तो इस तरीके से ये आपको टेम्पल का स्ट्रक्चर बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास फाइंडिंग आउट अबाउट द सिटी। अब हमें इस सिटी के बारे में क्या क्या चीज़ें हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने खोजी, ठीक है, क्या क्या जो सर्वेयर थे या फिर हिस्टोरियन थे उन्होंने किस तरीके से इसको हिस्ट्री में मेंशन किया। Large number of the inscription of the kings Vijayanagar and the Naikas recording the donation of the temple as well as describing important event have been recording। अब पहले क्या होता था, जो रूलर्स होते थे वो जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते थे, जैसे टेम्पल्स वगैरह हो गए, मोनेस्ट्रीज हो गई, स्तूपास हो गए, मतलब ऐसे जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो उनके लिए लैंड ग्रांट किया करते थे। आज भी ऐसा ही है ना कि मेरी तरफ से मैं जो है वो लैंड ग्रांट करता हूँ, तो मेरी तरफ से ये भूमि दान की जाती है टेम्पल को कंस्ट्रक्ट कराने में। ठीक है, कोई कहता है कि मेरी तरफ से ईंटें डलवा दीजिए, कोई कहता है मेरी तरफ से सीमेंट डलवा दीजिए करें। तो जिसने जो भी कुछ वहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन दिया टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करवाने में, ठीक है, तो उसका एक रिकॉर्ड रखा जाता था। ठीक है, उसका एक रिकॉर्ड रखा जाता था। तो चाहे वो किंग हो, चाहे वो नायकाज हो, तो जिसने जो भी कुछ डोनेट किया है, फॉर एग्जांपल लैंड ग्रांट की है, फॉर एग्जांपल उन्होंने कोई भी वहाँ पर टेम्पल को कंस्ट्रक्ट कराने में कोई भी चीज़ दी है, तो उसका रिकॉर्ड रखा जाता था। तो हमारे हिस्टोरियन को वहाँ से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली। सेवरल ट्रैवलर विजिटेड द सिटी, रोट अबाउट इट। तो बहुत सारे ऐसे ट्रैवलर आए जिन्होंने विजयनगर को विजिट किया, इसकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया और अपनी बुक, आर्टिकल, मैगजीन वगैरह में इसको लिखा, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा विजयनगर को जाने। ठीक है, अब देखो जरा, एक तरह से अच्छा भी तो है ना कि इंडिया के विजयनगर को जानेंगे तो जो भी उनको पढ़ रहा है, जो भी उनके आर्टिकल्स को, मैगजीन्स को, उनको जो भी कुछ लिखा है उनको पढ़ रहा है, तो उसका मन नहीं करेगा कि मैं विजयनगर जा करके देखूं? बिल्कुल करेगा मैम। तो वो वहाँ से इधर आएंगे। तो अगर आज की टाइम की बात करूं तो अगर वो किसी टेम्पल को विजिट कर रहे हैं, किसी मॉन्यूमेंट बिल्डिंग्स को देखने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर टिकट्स वगैरह लेते हैं ना, है टेम्पल में तो नहीं लेते हैं, बट फिर भी वो यहाँ आएंगे, 2-4 दिन रुकेंगे, होटल्स में ठहरेंगे, है ना, स्टे करेंगे, तो वहाँ पर वो पैसा देंगे, चलो ठीक है, टेम्पल देखने के लिए आ गए तो वहाँ पर कुछ चीज़ें भी खरीदेंगे, तो इससे क्या होगा, शॉपकीपर्स वगैरह का भी फ़ायदा हो जाएगा। फिर एक तरीके से इंडिया की पॉपुलैरिटी दूर दूर तक ऐसे भी तो हो रही है ना। तो ना सिर्फ ये इंडिया की बात कर रही हूँ मैं, ऐसे ही हम भी जब हम कहीं जाते हैं, इंडिया के लोग भी कहीं जाते हैं, तो उनकी पॉपुलैरिटी भी ऐसे होती है, ये सब ऐसे हो जाता है। ठीक है, सो नोटेबल अमंग द अकाउंट्स ऑफ दोज हु एन इटालियन ट्रेडर्स नेम द निकोलो दे कॉन्ती। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि बहुत सारे विजिटर्स जो हैं वो इंडिया के अंदर आते हैं, विजयनगर को विजिट करते हैं। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि एक इटालियन ट्रेडर थे जिनका नाम था निकोलो दे कॉन्टी। बच्चा ये ट्रेडर्स, ये जो कौन थे, ये जो ट्रैवलर्स थे,
ट्रैवलर का नाम और उनकी वो कहाँ से आए थे, वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे। तो ये आपके हर बार मैच द फॉलोइंग में पूछे जाते हैं, ध्यान से देखना। तो निकोलो दे कॉन्टे को किससे मैच करना है, इटली से, ठीक है। तो ये एक इटालियन ट्रैवलर थे। एंड एम्बेसडर नेम द अब्दुल रज़ाक सेंट बाय द, तो ये अब्दुल रज़ाक जो अभी हमने पढ़ा था ये कहाँ के थे, ये पर्शिया के एम्बेसडर थे। अ मर्चेंट नेम द अफानासी निकितिन, ये अफानासी निकितिन कहाँ से थे बच्चे, रशिया से थे। ऑल ऑफ हुम विजिटेड द सिटी इन द 15th सेंचुरी, तो ये कब आए थे ये भी आपको बताना है, ये भी आपसे मैच करने के लिए पूछा जाएगा। 15th सेंचुरी के अंदर ये आए थे। एंड दोज ऑफ द दौरते बरबोसा, डोमिंगो पेस और फर्नाओ नुइस, ये तीनों ही कहाँ से थे बच्चे, ये तीनों ही पुर्तगाल से थे। कहाँ से थे ये, पोर्तुगल से थे, ठीक है। सो केम टू बी, ये सारे के सारे आए थे 16th सेंचुरी के अंदर, दौरते बरबोसा, डोमिंगो पेस और फर्नाओ नुइस, ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपसे, ठीक है, एक और क्वेश्चन, किसने विजयनगर को विजय का नगर कहा है, ठीक है। तो ये भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। हाउस ऑफ विक्ट्री कहा है, ठीक है, क्या कहा है, किसने विजयनगर को हाउस ऑफ विक्ट्री कहा है, हाउस ऑफ विक्ट्री, ठीक है। सेट बाय होम, तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है, सेट बाय होम ये किसने कहा, ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बताना है, नेक्स्ट क्या करेंगे, अर्बन कोर की बारे में बात करेंगे। मूविंग अलोंग द रोड्स लीडिंग इनटू द अर्बन कोर, दीज रिलेटिवली लिटिल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ द हाउसेज। अब बच्चे अर्बन कोर, अर्बन क्या होता है बच्चे, अर्बन होता है शहरीकरण, अर्बनाइजेशन शहरीकरण होता है ना। तो अर्बन कोर का मतलब है जहाँ पर रिच फैमिली के लोग रहा करते थे और वहाँ पर लोगों को फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा दी जाती थी कंपेरेटिव टू पुरम्स। पुरम्स किसको कहते थे, तमिल कन्नड़ मतलब साउथ साइड में जो विलेज एरिया होता है उसको पुरम कहा जाता है ना। तो कंपेरेटिव टू सिटीज़ मतलब इनके पुरम के विलेजेस एरिया के सिटीज़ और टाउन में ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाती थी, तो उसको अर्बन सेंटर कहा गया है। तो वहीं अर्बन सेंटर के बारे में बात कर रहे हैं। एविडेंस ऑफ द हाउसेस, वहाँ के लोगों के हाउसेस किस तरीके थे, तो हमें यहाँ पर इनके प्रूफ मिले। आर्कियोलॉजिस्ट हैव बीन फाइंड द फाइन चाइनीज़ पोर्सलिन। अब क्योंकि यहाँ पर रिच फैमिली के लोग रहा करते थे तो वैसे ही उनकी जो लाइफ होगी उसमें जो भी वो सामान यूज़ करते होंगे, ठीक है, वो भी सारा लग्जरियस आइटम होगा, ठीक है। अब उन्हीं में से कुछ हमें ऐसे सामान मिले, फॉर एग्जांपल चाइनीज़ पोर्सलिन। चाइनीज़ मतलब चाइना से बना हुआ चाइनीज़ पोर्सलिन होता है कि एक ऐसा बोल होता है, प्याला टाइप में लगा लो, जो कि बहुत ही फाइन क्वालिटी का बना होता है। जैसे हमारे घरों में क्या है, बोन चाइना के कप्स होते हैं, टी कप्स होते हैं ना, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं, कॉस्टली भी होते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं। सो सेम इसी तरीके से कुछ महंगे आइटम्स जो रिच पर्सन्स यूज़ किया करते थे, तो उस तरह के हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को वो चीज़ें मिली। तो चाइनीज़ पोर्सलिन इन द सम एरियाज इंक्लूडिंग द नॉर्थ ईस्टर्नली कॉर्नर, तो ये कहाँ से मिले, नॉर्थ ईस्टर्नली। तो नॉर्थ ईस्टर्नली क्या हो गया आपका, नॉर्थ ईस्टर्नली हो गया आपका ये वाला एरिया, ठीक है। सो इस वाले पार्ट में ये विजयनगर का नॉर्थ ईस्टर्नली पार्ट है। तो यहाँ पर हमें क्या मिले, कुछ ऐसे हमें प्रूफ मिले, कॉर्नर ऑफ द अर्बन कोर एंड सजेस्टेड दैट दीज एरियाज में बी। और ये माना जाता है कि ये एरिया कौन सा, नॉर्थ ईस्टर्न वाला एरिया जो है वो कुछ रिच ट्रेडर्स के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया गया था। तो यहाँ पर कौन रहते थे, रिच ट्रेडर्स रहते थे, क्योंकि इसी तरह के महंगे आइटम वही लोग यूज़ करते थे, ऑर्डिनरी पीपल तो कर नहीं सकते थे। दिस वॉज ऑल्सो द मुस्लिम रेजिडेंशियल क्वार्टर। और यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि इस एरिया में हमें मुस्लिम रेजिडेंशियल क्वार्टर भी देखने को मिले, उनके भी प्रूफ मिले। तो इससे पता चलता है कि वहाँ पर मुस्लिम लोग भी रहा करते थे। इसके अलावा उनकी मॉस्क भी मिली है। टॉम एंड द मॉस्क लोकेटेड हैव द डिस्टिंक्टिव फिक्शंस एंड द मंडप फाउंड इन द टेम्पल्स ऑफ द हम्पी। तो यहाँ पर हमें टेम्पल्स के भी प्रूफ मिले, मॉस्क के भी प्रूफ मिले, लेकिन ये जो मॉस्क वाला जो पार्ट था या जो मुस्लिम वगैरह लोग रहते थे वो नॉर्थ ईस्टर्ली साइड में रहते थे। तो ये क्या कहते हैं, एक तरीके से आइडिया लगा लेगा कि उस टाइम भी क्या थी, मॉस्क वगैरह बनाई जा चुकी थी, ठीक है। तो ये क्या है, ये चाइनीज़ पोर्सलिन है, ठीक है, और ये क्या है, ये मॉस्क का इस तरीके से पहले ये हुआ करता था, ठीक है, वो बताया गया है। नेक्स्ट आता है हमारे पास हम्पी एज द साइट ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस। ये क्वेश्चन आता है कि हम्पी को नेशनल इंपॉर्टेंस कब दी गई। देखो, जो भी दुनिया की दी बेस्ट चीज़ें होती हैं ना, दी बेस्ट साइट होती हैं, दी बेस्ट चीज़ें होती हैं, तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है ना, गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक उसमें नाम दर्ज कर लिया जाता है। तो हम्पी ये तो हमारे लिए बहुत ही एक
मतलब अच्छी बात है, हमारे लिए प्राउड फील करने वाली बात है कि हमारी बहुत सारी, इंडिया की बहुत सारी साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज में मेंशन कर लिया गया है, ठीक है। जिनमें से एक क्या था, हम्पी था। तो हम्पी को नेशनल इंपॉर्टेंस भी दी गई और हम्पी को इसमें वर्ल्ड हेरिटेज में भी इसको मेंशन किया गया, ठीक है। सो आपने देखा होगा नोट पर भी इसकी हम्पी की वो जो है फ़ोटो बनी हुई है, एक रथ, एक जो स्टोन चैरिटर है, ठीक है, स्टोन चैरिट है, उसको दिखाया गया है। कौन से नोट में दिखाया गया ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, ठीक है। हम्पी को किस नोट के अंदर, ठीक है, चित्रित किया हुआ दिखाया गया है। चलिए नेक्स्ट आता है 1976 में हम्पी वाज द नेशनल। तो 1976 में हम्पी को नेशनल इंपॉर्टेंस दी गई ओवर द नियरली 20 ईयर्स, डजन ऑफ द स्कॉलर फ्रॉम ऑल ओवर द। तो जैसे ही हम्पी के बारे में पता चला तो धीरे धीरे जो अदर जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, हिस्टोरियन थे, सर्वेयर थे, उनका इंटरेस्ट विजयनगर में बनने लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो आकर के और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लगे कि कौन ज़्यादा करता है। एक तरह से कंपटीशन लग गया। तो ना सिर्फ इंडिया के हिस्टोरियंस का, आर्कियोलॉजिस्ट का, बल्कि फॉरेनर का भी इसमें इंटरेस्ट जो है डे बाय डे बढ़ने लगा। अर्ली अगर मैं 1980s की बात करूं, तो अगर नेशनल इंपॉर्टेंस की बात करूं तो 1976 नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। और अगर मैं वर्ल्ड हेरिटेज की बात करूं, ठीक है, अगर मैं वर्ल्ड हेरिटेज की बात करूं तो हम्पी में इसको वर्ल्ड हेरिटेज में कब मेंशन किया गया था, ये किया गया था 1986 में, ठीक। इसके 10 साल बाद लगा लेना, ठीक है, ये 1976 और ये 1986, ठीक है। सो अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने हम्पी के बारे में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। उसमें से ये थे जॉन एम फ्रिंट्स थे और जॉर्ज निकेल थे, ठीक है। इन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। तो जॉन एम फ्रिंट्स, जॉन निकेल एंड द MS नागराजा राव वर्क फॉर द ईयर गेव द इम्पॉर्टेंस ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस साइट, ठीक है। सो कंटिन्यू द रिसर्च अबाउट द विजयनगर। अभी तक भी विजयनगर में रिसर्च चल रही है। कैसी रिसर्च चल रही है? इतने बड़े बड़े टेंपल, इतने ऊंचे ऊंचे टेंपल बनाए गए, इतने बड़े बड़े हाइट वाले, है ना, लेकिन वो इतनी ऊपर तक सामान कैसे लेकर जाते थे? एनसीईआरटी में बहुत सारे ऐसे आपने टेंपल दिखाए गए, ऐसे पिलर्स दिखाए गए जो बहुत ऊंचे ऊंचे, उन पिलर्स के ऊपर टेंपल बनाया गया है। तो ये सारा कैसे बनाया गया? ना तो अभी तक जो है वो मेजन्स किस तरह के टूल्स को यूज़ किया करते थे, कौन सा पत्थर को काटने के लिए कौन सा कटर यूज़ किया करते थे, है ना, इतनी ऊपर सामान कैसे ले जाया जाता था, राइट। और इनकी ये जो दीवारों पर जो चित्रकारी की गई है, ये जो भी उन्होंने वॉल पर जो भी डिज़ाइन किया हुआ है, ये कैसे बनाया, किन टूल्स को वो यूज़ करते थे। तो इसी पर ही आज तक रिसर्च चल रही है। जल्दी पता लगा दिया और जल्दी पता लगाने पर क्या किया जाएगा, इसको हिस्ट्री में मेंशन कर दिया जाएगा। तो आई होप आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होंगी, और समझ में आ गई तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर एक तो आपको जो भी मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उनका आंसर दीजिएगा। साथ में आपको मैं ये बताने वाली हूँ कि कोई भी बच्चा अगर 2025 में, आप सभी बच्चे जो है वो 2025 में CUT का एग्जाम देने वाले हो, लेकिन उससे पहले आपको बोर्ड एग्जाम देना पड़ेगा। तो दोनों तरह के एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपको करवाई जा रही है। कहाँ पर आपको करवाई जा रही है? CUET के समर्थ बैच में, ठीक है। सो समर्थ बैच जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अभी इसकी 1 या 2 ही क्लास गई हैं, तो जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। जो पीछे की 1-2 क्लास आपकी मिस हो गई हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी, ठीक है। सो अगर यहाँ पर आप दोनों एग्जाम्स के अंदर अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, तो आज ही ज्वाइन करें। एनरोल करने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज कीजिएगा Y489। लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं महापैक को प्रेफर करती। क्यों? महापैक के अंदर अगर आपके ये जो आपका समर 2.0 है, आगे बहुत सारे बैचेस आएंगे, पूरे साल में बहुत सारे बैचेस निकलेंगे। सभी बैचेस का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट इन महापैक वाले बच्चों को मिलने वाला है। यानी कि सारे कोर्सेज जितने भी हमारे बैचेस आएंगे सभी फ्री मिलेंगे किनको? महापैक वालों को। इसलिए जब आपको खरीदना ही है तो 1-2 हज़ार रुपये और जो है वो इन्वेस्ट करके और आप क्या कर सकते हो? महापैक में एनरोल कर सकते हो। तो महापैक वालों को बहुत बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। एक चीज़ और मैं बता देना चाहती हूँ, महापैक वालों का एक बार अगर सिलेबस खत्म हो जाता है, मतलब जो अभी कंटिन्यू चल रहा है, उसके बाद अगर उनके कोई चैप्टर मिस हो जाते हैं तो नया जो बैच आएगा उसमें नए बच्चों के साथ दोबारा से क्या करेंगे? वो अपना पढ़ सकेंगे। तो यहाँ पर 1 या 2 बार की बात नहीं कर रही हूँ, ऐसे 8 से 10 बार आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करोगे तो बहुत अच्छी तरीके से एक एक चीज़ आपकी फिंगर टिप्स पे लर्न हो जाएगी, ठीक है। सो इसमें भी एनरोल करने के लिए Y489 कूपन कोड यूज़ कीजिएगा। अब मैम इसमें एनरोल कैसे करना है? तो पहले जो भी बच्चे नए हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। इसको एनरोल कैसे करना है? एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है? आपको अड्डा 24/7 की ऐप
आपको डाउनलोड करना है अभी के अभी। देन उसके बाद ऑल कोर्सेज पर जाना है, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पर जाना है। देन उसके बाद क्या करना है, अगर आप हिंदी मीडियम में कोर्स लेना चाहते हैं तो हिंदी मीडियम का भी है, बाइलिंगुअल लेना चाहते हैं हिंदी और इंग्लिश में तो ये बाइलिंगुअल का भी है। तो यहाँ पर आर्ट्स पे क्लिक करोगे, आर्ट्स पे क्लिक करने के बाद जैसे आप आर्ट्स पे क्लिक करोगे तो ये रहा आपका समर 2.0, ठीक है, जिसका प्राइस ये है। और इसके अलावा अगर आप महापैक लेना चाहते हो तो महापैक ये रहा आपका, ठीक है। एक है आपका विद बुक, एक है आपका विदाउट बुक, ठीक है। तो वैसे तो सभी में आपको ई बुक्स वगैरह दी जा रही हैं, लेकिन आपको फिजिकल बुक्स जो है वो महापैक के अंदर दी जा रही है, ठीक है। घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी, साथ साथ में से बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी दिया जा रहा है। तो आपकी मर्जी है, चाहे तो आप समर 2.0 लो, इसमें भी आपको क्या मिलेंगी, डेली लाइव क्लास मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी, है ना। साथ साथ में आपको प्रैक्टिस के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो भी आप करते रहोगे, ई बुक्स भी मिलेंगी, है ना। और जो भी आपका डाउट सेशन होता है वो हर चैप्टर के बाद आपका जो है वीक में एक डाउट सेशन लिया जाता है कि उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट है तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आपका समर 2.0 है और ये आपका विद बुक है। मर्जी आपकी कोई भी ले लो, मैं दोनों को बता देती हूँ। इसी तरीके से दोनों को ही परचेज करना है, बाय नाउ करना है। यहाँ पर बाय नाउ करने के बाद Y489 ये कूपन कोड आपको यूज़ करना है। और ये देखिए ये आ गया आपका 14 मंथ की वैलिडिटी पर आपको ये कोर्स पड़ रहा है 14,939 का, ठीक है। तो मुझे लगता है कि साल भर जहाँ पर आप ट्यूशन्स पर खर्च करोगे, जहाँ पर देखो बच्चे यही टाइम है आपकी सही प्रिपरेशन करने का, मतलब एक अच्छी प्रिपरेशन करने का, क्योंकि इसके बाद जो है वो आपके फेस्टिवल स्टार्ट हो जाएंगे। 2-3 महीने बाद जो है दिवाली आ जाएगी, दशहरा आ जाएगा, फिर ये सब आ जाएंगे। तो फेस्टिवल्स में आपको बहुत सारा टाइम कंज्यूम होने वाला है। फिर उसके बाद आपके प्रैक्टिकल्स आ जाएंगे, प्री बोर्ड्स आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि फिर आप अपने आप को टाइम नहीं दे पाओगे। रेगुलर तरीके से पढ़ते रहोगे, आप देखो खुद तो टाइम टेबल आप बना करके भी नहीं फॉलो कर पाओगे। तो यहाँ पर आपकी एक रेगुलरिटी बनी रहेगी, रेगुलर क्लास टाइम पर होती है, टाइम से अटेंड करोगे तो वो सारी चीजें आपकी पैरेलल चलती रहेंगी। तो इतना बर्डन नहीं आएगा कि आपको एग्जाम पर इतना प्रेशर आपके ऊपर जो होगा लर्न करने का या उसको रिटेन रखने का, है ना। तो ये इसमें आपको नोट्स जो है वो भी बनाकर दिए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए दी बेस्ट होगा। बस आपको सिर्फ इसमें एक ही काम करना है, आकर के क्लास अटेंड करना है, बाकी सारा काम हम लोग करेंगे, टीचर्स करेंगे, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, जल्दी से जाइए, इसको परचेज कीजिए और आज ही से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। बाय बाय टू ऑल।